नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के साथ बैठक खत्म हो गई है। सीएम सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया है। बुधवार को विधायकों के साथ हुई बैठक में सोरेन ने ये निर्णय लिया है। वही बैठक के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है, मीटिंग में 43 विधायक थे। जो बात सामने आई है वो ये है कि आज भी हेमंत सोरेन सीएम और आने वाले दिनों में भी वही सीएम रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इस पर जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। ये बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए। ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का खून है उनमें, वो डरते नहीं है, इसी तरह से लड़के ही वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि 1 साल जैसे उन्होंने बाकी है ना, उसको इसी तरह से कार्यकाल पूरा करेंगे। और सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे और 2024 में भी हम लोग मिलकर सरकार इसी तरह से चलाएंगे। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका इस तरह बस दायर की गई? हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, हाथ उठाया गया, बस हाथ छाप जिंदाबाद। क्या हाथ उठा के क्या वादा लिया? हाथ, सबका हाथ जीवन में साथ। अरे अभी मौजूदा स्थिति में क्या वादा लिया गया? कुछ नहीं वादा, क्या हम लोग कोनो कमजोर है जो वादा देंगे। चलिए, हम लोग हेमंत जी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। तो हेमंत को कितने समन ये आपको बता देते हैं। पहला समन 8 अगस्त को भेजा गया था और पेशी 14 अगस्त को होनी थी, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। दूसरे समन की बात करेंगे, 19 अगस्त को भेजा गया था और पेशी 24 अगस्त को होनी थी, लेकिन इस बार भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। बात तीसरे समन की करेंगे। अब 2 सितंबर को तीसरा समन हेमंत सोरेन को भेजा गया था और पेशी होनी थी 9 सितंबर को। इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने हाजिरी ईडी के दफ्तर में नहीं लगाई। चौथे समन जो है वो 18 सितंबर को भेजा गया था और पेशी 23 सितंबर को होनी थी। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन नहीं गए थे। फिर 5वां समन 1 अक्टूबर को भेजा गया, पेशी 4 अक्टूबर को होनी थी। इसके बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए थे। छठे समन की बात कर लेते हैं। छठा समन 11 दिसंबर 2023 को भेजा गया था और पेशी 12 दिसंबर को होनी थी, लेकिन एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने कोई भी अपनी तरफ से सक्रियता नहीं दिखाई। और 7वें समन की बात कर लेते हैं, जो कि 29 दिसंबर को पेश हुआ है और 30 जनवरी को जाना था और ये 7वां समन भी ठुकरा दिया झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में महिलाओं को संबोधित किया। स्त्री शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, जहां पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, यह गठबंधन हमारी आस्था पर चोट पहुंचाता रहता है। उन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। लेफ्ट कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नारी शक्ति अनेक बेसिक सुविधाओं से वंचित थी। मोदी ने बहनों की समस्याओं को दूर करने की गारंटी दी थी और आपके आशीर्वाद से उन्हें पूरा भी किया। बीते 10 वर्षों में
हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी युडे गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युडे गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को पैसे और ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद भाजपा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल घबराए तो उन्होंने चुनाव का बहाना दिया। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं विपश्यना योग में जा रहा हूं और आज उम्मीद की जा रही थी कि यदि अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी मर्यादा बची है तो वो ईडी के सामने जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे। दूध का दूध, शराब का शराब हो जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां आबकारी नीति मामले को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच चुका है। बता दें कि आबकारी नीति के मामले में बुधवार को दिल्ली के सीएम का तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश न होने पर मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कराने की बीजेपी की साजिश है। आतिशी ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार की ईडी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है, तो वहीं 2 बार समन आया तो दिल्ली के सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल पूछते हुए चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने किस आधार पर, किस स्टेटस के लिहाज से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के नाम से जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने
स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था। और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में मादा निबियाई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिस पर सीएम मोहन यादव ने परियोजना में शामिल सभी विशेषज्ञों, कूनो वन्यजीव अधिकारियों और देश भर के वन्यजीवों उत्साहितों को बधाई दी है। जोधपुर में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता प्रोजेक्ट जो चालू किया था, आज का दिन मैं आपको सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो चीता प्रोजेक्ट जो हमारा श्योपुर और कूनो में चालू हुआ था, 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है। और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारी पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है और एक तरह से परिस्थिति तंत्र का भी ये अद्भुत एक संतुलन बना है। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने स्वप्न देखा था कि हमारी धरती पर चीता पुनः स्थापित हो। और वो नए प्रकार से अब हमने उनको जिस रूप में चीता के लिए एक अभयारण्य बनाया था और उसकी कल्पना को सार्थक होते देख के मैं भी रोमांचित हूँ और अत्यंत आनंद से हूँ। आप सबको आपके माध्यम से भविष्य में हमारी ये परियोजना और आगे बढ़ती जाए, ये कामना के साथ बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर वाराणसी से है, जहां हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार कोर्ट में पहुंचे। बता दें कि आज एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने व ईमेल के जरिए रिपोर्ट सौंपने को लेकर कोर्ट में बहस हुई, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष में भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट लेने की बात कही है। लेकिन अब एएसआई ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 4 हफ्ते का और समय मांगा है। बता दें कि एएसआई ने अगले 4 हफ्ते तक सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को न केवल खोलने और पक्षकारों को न देने की मांग की है। साथ ही एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ज्ञानवापी में जो जुड़े 191 के मूल मुकदमे को फिर से चलाने का आदेश दिया था। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में इंतजामिया कमेटी ने आज जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मछलियों की सुरक्षा के लिए हौज की सफाई की मांग की है। साथ ही अब ज्ञानवापी केस पर गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का गुस्सा लुधियाना में भी खुलकर सामने आया है। ड्राइवरों ने डंडारी के पास लुधियाना दिल्ली जीटी रोड को जाम कर दिया है। करीब आधे घंटे तक जीटी रोड जाम रहा। फिर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके चालक को हटाकर रास्ता खुलवाया। खबर पटियाला से है, जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर देश भर में आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि बस स्टैंड पर एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोककर जाम लगा दिया। वहीं ड्राइवर ने कहा है कि हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई, अपने आप ही अपनी मर्जी से ऐलान कर दिया, कोई लिखित में नहीं दिया गया। जब तक लिखित में नहीं मिलता और हमारे साथ बातचीत नहीं होती, यह हड़ताल जारी रहेगी।
नए कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद सपा के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने इंडिया वॉइस संवाददाता से खास बातचीत की। सुनिए। यूपी में जहां चालकों का प्रदर्शन लगातार जारी बना हुआ है, ट्रांसपोर्टर भी प्रभावित हुए हैं, तो वहीं चालकों का बात की जाए तो जो विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, तो वहीं जो सभी दल है, राजनीतिक दल है, उनकी बात की जाए तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार आखिर ऐसे जो आदेश कर रही है वो कितने हद तक सही है या गलत, हम बात करेंगे माननीय सांसद तेज प्रताप जी से कि इस किस तरीके की जो एक्टिविटी कर रही है सरकार। कहाँ गए तो संसद जी, लगातार सभी यूपी में हाईवेज, नेशनल हाईवेज जो जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है सरकार, उस पर क्या लग रहा है आम जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ेगा स्ट्राइक जो कर रहे हैं? देखिए, जो ट्रकर्स हैं, जो ट्रक एसोसिएशन है, वो जो है इस देश की लाइफलाइन है मतलब, और लगातार चाहे कोई भी सामान हो, चाहे वो कृषि संबंधित हो, चाहे वो डेली नीड्स का सामान हो, उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं, बहुत बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग के द्वारा, ट्रकों के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जब ट्रकर जो है वो हड़ताल कर देंगे तो निश्चित तौर पर इससे अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा और बहुत तमाम समस्याएं आम जन को भी होने वाली हैं। क्या ये यूपी में आगे भी लोकसभा चुनाव मुद्दा बनेगा? बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, रोजगार देखिए, नहीं दे पा रही सरकार। करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, कोई नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी किसी न किसी बहाने से जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लोग आज जूझ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अभी हाल ही में ही 60,000 की यूपी पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें साफ दिखाया कि ये भर्ती कभी भी निरस्त हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, भर्ती चूंकि चुनाव है और चुनाव में दिखाने के लिए भर्ती निकाल दी गई है। आप देखिएगा चुनाव होने के बाद ना तो भर्ती हो पाएगी और कोई ना कोई कारण बता के उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थे सांसद तेज प्रताप यादव जी, जिनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि जब प्रदर्शन है, हड़ताल है, स्ट्राइक है, तो इसकी मार आम जनता पर जरूर पड़ेगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। देश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल से लेकर फल सब्जी की सप्लाई बाधित हो गई है। इससे व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार और चालकों के बीच सुलह हो गई। ज्यादातर स्थानों पर हड़ताल खत्म हो गई है। बाकी बची जगहों पर जल्द से जल्द हड़ताल को खत्म होने की आशंका है। वहीं पंप पर भी पेट्रोल डीजल खत्म के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं मामले में इंडिया वॉइस संवाददाता कमलेश कुमार ने राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जी नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय मौजूद है मिर्जापुर के राष्ट्रीय जन समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी के आवास पे आए हुए हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरह से संसद का जो नया कानून बनाया गया है, जो ड्राइवरों ने जगह जगह पे हड़ताल कर दिए हैं, जिसको समस्याओं लेकर आम जनमानस को भी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीधे हम चलते हैं मनोज श्रीवास्तव जी के पास, इनसे जानकारी लेते हैं। मनोज श्रीवास्तव, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रवादी मंच। जी मनोज जी, कि ये पूरे प्रदेश में जो लागू किया गया संसद से कि ड्राइवर लोग हड़ताल भी कर दिए हैं, जो कि आवागमन जो सब्जियां आती है तो जो भी ट्रक पे सामान भी आते हैं, लोग जो है बंद कर दे। पेट्रोल डीजल के भी वे भी लोग बंद किए हुए हैं और जगह जगह पर जितने पेट्रोल टंकी है वहां पर तेल भी नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, यह जो कानून बना है, किसने इसको बनाया है और किसके प्रभाव में और किसके दबाव में यह कानून बना है, यह एक पहेली बन गया है। इस प्रकार का काला कानून नहीं बनना चाहिए जो लोगों के अस्तित्व और अस्मिता को समाप्त कर दे। वह ट्रक ड्राइवर जो 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी करता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे सड़कें हैं, यहाँ पे कई चीजें हैं, तो आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन ऐसा कड़ा कानून बना दिया जाए, ऐसा काला कानून बना दिया जाए कि उस कानून की चक्की में वो पिस जाए, मुझे लगता है कि यह बहुत गलत हुआ है। और जो हड़ताल किए हुए हैं उनकी हड़ताल जायज है। सरकार को उनकी बात अविलंब माननी चाहिए, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। 8,000, 10,000 का नौकरी करने वाला ट्रक ड्राइवर 10 लाख का उसके ऊपर जुर्माना कर दिया जाए, 10 साल की उसे सजा मिल जाए।
क्या होगा उसका, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन परिवार का पालन पोषण करेगा? जैसा कि तो रिक्शा वाले वो तो बेचारे जो 300-400 की मजदूरी पे काम कर रहे हैं, दिन भर चलाते हैं, किराए पे ऑटो लेके चलाते हैं, अगर उन पर कैसा गहरा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गहरा प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। जो लोग हैं वो सबके ऊपर है, आम जो जन है सबके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए जितने जल्दी यह हड़ताल समाप्त होगी उतने ही सही तरीके से इस समस्या का समाधान होगा। आम लोगों का जीवन जो है वह सरल होगा। लेकिन इस प्रकार से अगर हड़ताल रहा लंबे कालखंड तक तो लोगों का जीवन बहुत दुर्लभ हो जाएगा। जिस तरह से मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि ये संसद से लागू किया गया है, जो जगह जगह पर जो है कि ड्राइवर लोग हड़ताल किए हुए हैं, पेट्रोल टंकी पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, आम जनमानस धीरे धीरे एकदम समाप्ति की ओर चला जाएगा। जिस तरह से इन पर कितना प्रभाव पड़ेगा कि वो बेचारे किस तरह से नहीं जा सकते। इनका कहना है कि सरकार अपनी इस कानून जो लागू किया है इसको वापस ले, ताकि आम जनमानस से भी जुड़ी इनकी समस्याएं हैं। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो आदमी किस तरह से अपना गाड़ी वाहन चला के एक दूसरे जगह जाएगा, कुछ सामान जो आते हैं ट्रक वाहन से वो सामान नहीं आ सकेगा, लोग खाने के लिए भी तरस जाएंगे। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।